बैंक ऐसा जादू कर देगा जिससे लिफ्ट, ट्रेन, दूर गांव, पहाड़ों में आपके मोबाइल का नेटवर्क अब नहीं जाएगा। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, यानी अब स्टारलिंक भारत में हाई स्पीड वाला इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए देने की तैयारी कर सकता है। लेकिन कई सवाल हैं। क्या ट्रंप मस्क तनाव के बीच मस्क की स्टारलिंक को भारत में ग्रीन सिग्नल मिल गया, या फिर भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की नीति के तहत यह रणनीतिक फैसला लिया गया? क्या मोदी ट्रंप का कार्ड मस्क बन गए हैं? लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि यहां पर भारत में एलन मस्क के आने के क्या असर होने जा रहे हैं। एक बात तो तय है, एलन मस्क जिस सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने की कोशिश अपनी कंपनी के जरिए कर रहा है, वो भारत में एक गेम चेंजर साबित होगी। मोदी का ट्रंप कार्ड मस्क यूं ही नहीं हम कह सकते। इसके पहले दो कंपनियों को ये मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें जियो और एक दूसरी कंपनी है। लेकिन भारत के दूर दराज के गांव, भारत के रेगिस्तान, भारत के समुद्री द्वीप, भारत के पहाड़, यहां सब जगह इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए आनन फानन में पहुंच जाएगा। स्टारलिंक को भारत ने लाइसेंस दे दिया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस दे दिया है। स्टारलिंक ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की सभी नियमों और शर्तों पर हामी भी भर दी है। डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी से जुड़े नॉर्म्स स्टारलिंक ने मान लिए हैं, क्योंकि ये इस लाइसेंस को देने की एक अहम शर्त थे जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जरूरी मानी जाती हैं। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में क्या दावा किया है, यह भी हम आपको बता देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ दबाव से बचने के लिए स्टारलिंक को मंजूरी दी है, क्योंकि कई अन्य देशों, वियतनाम, बांग्लादेश ने भी इसी रणनीति का पालन किया है। वॉशिंगटन पोस्ट इसे भारत के टैरिफ दबाव से बचने की एक कोशिश की तरह मानता है। लेकिन यह बात सच है कि भारत जितना वाइब्रेंट है, भारत जितना अलग अलग है, भारत में समुद्री सीमाएं हैं, समुद्री टापू भी हैं, द्वीप भी हैं, भारत में पहाड़ी एरियाज हैं, हिमालय से जुड़ा हुआ एरिया है, भारत में ऐसे भी दूर दराज के इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, भारत में रेगिस्तान है, भारत में बीहड़ है, भारत में नदियों के तराई के इलाके हैं। यहाँ सभी दूर दराज वाले गांवों में जो टावर बेस्ड टेक्निक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की क्षमता है, वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं, इसलिए सैटेलाइट बहुत ज़रूरी। भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट वाली जो कंपनियां हैं वो बता देते हैं। स्टारलिंक भारत में लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। यूटेलसेट की वनवेब को लाइसेंस मिल चुका है। उधर रिलायंस जियो की सैटेलाइट इकाई को भी लाइसेंस मिल चुका है। तो यूटेलसेट और रिलायंस जियो के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विसेज देने का एक लाइसेंस दे दिया गया है। लेकिन स्टारलिंक पर कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप दूर दराज के इलाकों में कहीं भी हैं तो आपको नेटवर्क इंटरनेट लेने के लिए? करीब $10 यानी लगभग 850 रुपए का मंथली प्लान लॉन्च हो सकता है। सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हार्डवेयर किट भी खरीदनी होगी। सर्विस का रेजिडेंशियल लाइट प्लान अमेरिका में $80 यानी 6,862 रुपए से शुरू होता है। भारत में स्टारलिंक का स्टैंडर्ड हार्डवेयर किट 30,000 रुपए में लॉन्च हो सकता है, यानी 30,000 रुपए में हार्डवेयर किट मिलेगी। प्लान आपको 850 रुपए में लेना होगा। तो उस स्थिति में स्टारलिंक कितना कॉम्पिटिटिव रहेगी ये भी सोचना होगा। हाल ही में स्टारलिंक पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस टेलीकम्युनिकेशन के बुके में नए फूल की तरह है, यानी सरकार चाहती है कि मस्क अपना कारोबार भारत में फैलाएं। देखिए, सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो फूल के गुलदस्ते की तरह टेलीकॉम की गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने ज़माने में केवल वो फिक्स्ड लाइन होती थी, वो भी घुमाना पड़ता था हम लोगों को। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है, और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते,
वहाँ सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस दिया जाएगा। पहला लाइसेंस OneWeb को दिया गया था जो भारती की ग्रुप कंपनी है, दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया था, तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है। और इसके बाद स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उसके बाद तीव्र गति से ये सर्विस भी देश में पूर्ण रूप से चालू होगी। और मुझे विश्वास है कि भारत में ग्राहकों की श्रेणी विश्व के ग्राहकों की श्रेणी से बढ़कर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सीनियर पद्मश्री आलोक मेहता भी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक सर, स्टारलिंक का भारत में आना, नई इंटरनेट सेवाओं का भारत में उपयोग होना, भारत जैसे अलग अलग क्षेत्रों को अपने आप में समेटे देश के लिए कितना क्रांतिकारी हो सकता है? राजीव जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए, गुजरात में आप उस हिसाब से तो 25 बरस हो गए उनको, 2001 से आप 2025, जो संचार क्रांति, उनका मानना है कि आदिवासी इलाका, पूर्वोत्तर, लक्षद्वीप, कश्मीर, उन सबको वही सुविधा मिले जो मुंबई या दिल्ली महानगरों में राजधानी में मिलता है। और विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर सस्ता, अभी आपने मूल्य दिखाया, बहुत अच्छा किया। देखिए, उसके बाद चूंकि सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरे लोग हैं, यदि उसको वहां पर, जैसे आप पहले एक्सचेंज कोई लेकर के बैठ जाता था, लोग कहते थे क्या होगा, कहीं जाके फोन करने के लिए जाकर के उसी का व्यापार होने लगा। फिर उसके बाद आप देखिए मोबाइल के बेचने से उसका हुआ। तो कंप्यूटर क्रांति जो भारत में हुई और डिजिटल इंडिया, गांव गांव में आदिवासी, आपने देखे होंगे आदिवासी, हमारे यहाँ मेला भी लगता है, दिल्ली में भी अब तो नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर पर वो आदिवासी आते हैं जो डिजिटल से खर्च कर रहे हैं, माने अपना पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस क्रांति का ये हिस्सा है। और इसीलिए जैसे आपने जियो का जिक्र किया या सुनील मित्तल जी की कंपनी को, उनको जो मिला है, उस दृष्टि से एक अल्टरनेटिव, क्योंकि उनके भी देखिए भारत के उद्योगपति, बिजनेस हाउसेस थोड़ा सा ये भी देखते हैं टावर लगाएंगे कितना खर्च आ रहा है, उसका कितना, सैटेलाइट की सुविधा होने के बाद, और एलन मस्क जो दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति में से माने जाते हैं, और भारत के साथ उनके जो संबंध हैं, इसलिए विजय, आपने शुरू में कहा कि अब जो दिया गया है, ये नहीं, ये प्रक्रिया चल रही थी। आपको याद होगा वो अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, वो एक व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह पहले भी मिलते रहे, और इसलिए केवल इसलिए नहीं कि अचानक, लेकिन हाँ, एक प्रक्रिया में ये समझ में आता है कि भाई भारत अपना, जैसे हम कह रहे ना, लगातार कल पुल का उद्घाटन हुआ, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल का, तो ऐसा नहीं कि वो कल सिंदूर ऑपरेशन हुआ था इसलिए पुल बना दिया गया। तो हम भारत की नीतियां संचार क्रांति के लिए जो लगातार हाँ, ये ठीक है कि अब इस समय उसका सही मौका है। हमने जब कश्मीर को दिखाया तो कश्मीर को लगा सैटेलाइट से हमको, अरे हम कहीं से भी दूर कहीं फंसे हुए हैं पहलगाम में, या उससे भी आगे ऊंचाई पर अरुणाचल में या कहीं सिक्किम में, तो हम वहां तुरंत संपर्क कर सकेंगे। और उसके लिए उसके साथ मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर जा रहा है, ट्रेवल एजेंट जा रहा है, वो ज्यादा खर्च करेगा, वो अपने कहेगा हम आपको वो सुविधा फोन की वहां देंगे। अब भारत के हवाई जहाज विमान सेवाओं में पहले वो सुविधाएं नहीं थी, अब वो सुविधा भी दी जा रही है कि आप वहां से मोबाइल से बात कर सके, तो उसका खर्च भी धीरे धीरे कम हो सकता है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये भारत की सूचना क्रांति जनता के गरीब वर्ग के लिए, ये अमीर वर्ग के लिए नहीं है। हमारे आपकी बातें पहुंच सके, हम इंटरनेट को आज यूज करें, कोई कंपनी करती है, कहीं खर्चा करता है, वहां तो ये है कि भाई कौन सोच सकता था कि मोबाइल जो है, जिसको पढ़ना भी नहीं आता है, वो मोबाइल से पैसा ले रहा है, दे रहा है। कई बार हमें दिक्कत आ सकती है, वो कहता है कि लाइए मुझे तो उसी पर दे दीजिए, उससे मुझे तो नगद लेना ही नहीं है ना, देना है, मैं तो हिसाब इसी पर आप लीजिए, 5 रुपया भी लेना है इसी पर दे दीजिए। ये स्थिति जो हुई है उसको सैटेलाइट से पहाड़ में पर्वत, जैसे आकाशवाणी, मैं आज भी ये कहूंगा राजीव जी, अब इतने वर्षों से लगभग 50 रेडियो आकाशवाणी में भी मैंने प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी डेज से लेके आज तक मुझे लगता है कि उससे पहुंच होती है। मुझे लगता है नागालैंड में कोई मुझे सुन लेगा, हो सकता है वहां चैनल तो नहीं पहुंचते हैं, दूरदर्शन पहुंचा ले, उसके बाद भी कई चैनल वहां नहीं पहुंच सकता है, तो रेडियो के जरिए से, ऐसे सैटेलाइट से नागालैंड है, इतना दूर है, अरुणाचल में, जब लद्दाख है, वहां पर कई बार वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसी स्थिति में
मैं खुद अपना उदाहरण, लद्दाख में एक पेंगोंग लेक से वापस आते समय हम फंस गए, पहाड़ गिर गया तो रास्ते बंद हो गए, कोई संपर्क करना मुश्किल था कि सहायता कैसे ली जाए। ऐसी स्थिति में मैं सर ऐसे उदाहरण व्यक्तिगत आधार पर भी कह रहा हूँ और क्रांति के आधार पर, तो मैं बल्कि मैं कह रहा हूँ आपको यूरोप में वो सुविधाएं नहीं है जो भारत में मिलने लगी है। अमेरिका में उतना उपयोग नहीं है मोबाइल और दूसरी सुविधाओं का जितना भारत में है। जितनी बड़ी संख्या भारत की आबादी है, देखिए कोरिया में मैंने देखा आज से कई वर्ष पहले भी, दक्षिण कोरिया में जी, वहां भी ट्रैफिक का कंट्रोल यदि इससे होने लगा। आज हमारे यहाँ ट्रैफिक का आपको कहाँ ट्रैफिक जाम मिलेगा नोएडा में कि कहाँ पर हमारे स्टूडियो के लिए, वो उसको आपको मोबाइल पे पता चलेगा जी। वो मोबाइल की सुविधा कैसे बढ़ेगी ये, और उससे कई और साधन भी होंगे। मैं तो खाली हम छोटी सुविधाओं की बात बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अंतरिक्ष में ले जाने वाला, आप फिर एक लाइन और कहूंगा, देखिए अभी हम कहते रहे कि कौन वहां से ला सकता है, कोई फंस गया है में, ये एलन मस्क की कंपनी है। ट्रम्प से कितना ही झगड़ा हो उससे नहीं हो सकता है ट्रम्प को, क्योंकि जरूरत सिर्फ वो है, नासा से अंतरिक्ष यात्री को ले जाने की एलन मस्क की सुविधाएं देता है। आज इतनी बड़ी क्रांति भारत में भी तो हम सैटेलाइट बढ़ा रहे, हम दूसरी चीजें तैयार कर रहे हैं। इस दृष्टि से ये केवल एक लाइसेंस का मामला नहीं है। मुझे लगता है कि एलन मस्क के जरिए आगे भी भारत में उनकी कार का है जो हम कह रहे हैं, उसके लिए अभी से शुरू हो गया, वो तो पहले से स्वीकृति हो चुकी है टेस्ला के लिए, तो वो भी आधुनिक कार यदि आएगी, टाटा ने पहले बीच में सस्ती निकाली थी, ये भी यदि महंगी है बाद में वो भी सस्ती हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसे कई योजनाओं का लाभ भारत की जनता को, करोड़ों को मिलेगा। सरकार केवल एक माध्यम है जो ये सुविधा दे रही है। जहां लाइसेंस लेने के लिए मैं कार के लिए नंबर लगाता था, स्कूटर के लिए कि एकदम सही, मिल जाए उद्योग में। एकदम जी जी, आपने पुरानी यादें ताजा कर दी जी, इसीलिए मैंने याद दिलाया कि आपने यदि स्कूटर लिया हो तो कितनी दिक्कत आई होगी। आप सही कह रहे हैं। एक वो दौर था जब लोग इसके लिए टीवी लेने के लिए टीवी की लाइसेंस फीस देनी होती थी और वो रिचार्ज पोस्ट ऑफिस में जाके वो करानी पड़ती थी, और दौर ये आ गया है जब हम सैटेलाइट के जरिए सर्विस लेंगे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल जो हम लगातार कह रहे थे, भारत ने ट्रंप और मस्क के बीच में प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाते हुए इसे मंजूरी दी है, या फिर प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का ये एक बड़े पैमाने का हिस्सा है? एक रिपोर्ट देखते हैं सर, फिर वापस लौटते हैं। उधर ट्रंप से खटपट, इधर मस्क की स्टारलिंक भारत आई झटपट। ट्रंप से मस्क की तकरार, स्टारलिंक के लिए खुला भारत का बाजार। मस्क वर्सेस ट्रंप, स्टारलिंक को भारत ने दिया लाइसेंस। मस्क वर्सेस ट्रंप, भारत ने अंदर खाने खेल कर दिया। मोदी का ट्रंप कार्ड मस्क। अब एलन मस्क के स्टारलिंक से भारत के गांव-गांव में सुपरफास्ट इंटरनेट चलेगा। जी हां, एक तरफ अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी राजनीतिक उलझनों में घिरी है, तो वहीं भारत में एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। दरअसल मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस मिल गया है, जिसका कंपनी लगभग 2 साल से इंतजार कर रही थी। दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस दिया है। आसान भाषा में कहें तो अब मस्क भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा दे सकते हैं। स्टारलिंक ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सभी नियमों और शर्तों पर हामी भर दी है, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी से जुड़े नॉर्म्स शामिल हैं। स्टारलिंक 2021 से ही भारतीय बाजार में आना चाहती थी, लेकिन बिना लाइसेंस प्री बुकिंग के चलते सरकार ने रोक लगा दी थी। अब जबकि दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है, तो ये सवाल उठ रहा है कि ट्रंप मस्क तनाव के बीच मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इतनी आसानी से ग्रीन सिग्नल कैसे मिल गया? क्या ये अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा है, या फिर भारत सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के तहत लिया गया रणनीतिक फैसला? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ दबाव से बचने के लिए स्टारलिंक को मंजूरी दी, क्योंकि कई अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, वियतनाम ने भी इसी रणनीति का पालन किया है।
लेकिन भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये चाहती है कि देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंचे। स्टारलिंक की तकनीक सैटेलाइट के जरिए रिमोट इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने में सक्षम है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए ये एक पार्टनरशिप का अवसर बन गया। स्टारलिंक भारत में ऐसा लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले यूटेलसेट के OneWeb को लाइसेंस मिल चुका है। रिलायंस जियो की सैटेलाइट इकाई को भी लाइसेंस मिल चुका है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कम्युनिकेशन ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया है और जाहिर है कि इसके बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं वो अब प्रोवाइड करा सकेगी। मस्क और मोदी के रिश्ते खासे अच्छे बताए गए हैं। मोदी कई मंचों पर मस्क से मिल चुके हैं। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को लेकर भी भारत सरकार और मस्क के बीच बातचीत जारी है। खबर है कि जल्द टेस्ला को भारत में एंट्री मिल सकती है। ऐसे में सवाल ये कि ट्रंप मस्क की खटपट के बाद अचानक मस्क की स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस दिया गया है या फिर ये मात्र संयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आलोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। आलोक जी, दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा। आपने भी इसके बारे में सुना होगा और आपने इसके बारे में मुझसे बेहतर और पैना इसका निष्कर्ष अपने सामने निकाला होगा। दो चीजें, पहला ये कि क्या इस एलन मस्क के स्टारलिंक के आने के बाद क्या सिक्योरिटी कंसर्न जैसी कोई बात होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से सर्विस दे रहा है। दूसरी चीज, क्या इसके बाद भारत में एक वॉर नहीं शुरू होगा अब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, क्योंकि अभी तीसरी कंपनी है जिसे सैटेलाइट के जरिए लाइसेंस मिला है, तो भारत में फिर इस वॉर के चलते चीजें और ज्यादा सस्ती होंगी और उसका फायदा एंड यूजर को ज्यादा मिलेगा। राजीव जी, आपने बहुत सही बात कही और जैसे आपने रिपोर्ट में भी कहा, देखिए इसका फायदा सबको मिले ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और इस समय इसको देने के पीछे ये भी सही बात है। जब ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ने, जब इनसे झगड़ा हुआ और पिछले 2-3 दिनों में ये कह दिया कि हम इनकी कंपनियों को ये लाइसेंस बंद कर देंगे, हम यहाँ से इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, तो भारत ने एक मित्र के नाते, देखिए हम तो वो तो चीन के साथ और वो तो पाकिस्तान को ग्रेट फ्रेंड कहते हैं ट्रंप। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगा भाई भारत को ग्रेट कह रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं जो आतंकवादी है। ऐसी स्थिति में हम तो नहीं, हम तो एलन मस्क उनके दोस्त पहले भी थे, आज भी दुनिया में उनका व्यापार है। वो चीन में व्यापार कर रहे हैं, तब तो कोई भारत ने उसमें थोड़ी कहा कि आप वहां क्यों कर रहे हैं, भारत में नहीं आएंगे। उनकी टेस्ला का सबसे बड़ा बिजनेस वहां था, टैरिफ पे झगड़ा वहां है। भारत ने तो शुरू से कहा भाई हम बराबरी के आधार पर जो भी टैरिफ होगा करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है कि अभी ये बहुत सही एक संकेत दिया गया कि ठीक है, आप मित्र यदि हमारे भी हैं, ट्रंप के भी रहे हैं, ट्रंप से फिर दोस्ती हो सकती है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। 2017 बल्कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी पढ़ दे, वो ट्रंप की तरह नहीं कहेंगे कि मैंने इनका समझौता करा दिया। हो सकता है कि पीछे से कहेंगे अरे भाई आप भी समझिए, ट्रंप तो हमारे खिलाफ कुछ भी खिलाफ मतलब भारत को लेकर के कुछ भी बकवास मैंने कुछ भी बोल देते हैं। हम जानते हैं उनका नेचर ऐसा है करने का। आज प्रतिपक्ष नेता में हम भी लोकसभा में हम सुन लेते हैं, बाहर कुछ भी बकवास करें, उसके बाद भी हम कहते हैं संसद के सदस्य हैं जब तक सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप की इस बात का ये भी जवाब है, जब एक उनको यदि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, वो पैसा भारत में इन्वेस्ट करें, ये एक बड़ी। और उसके लिए मैंने आज कहीं और भी चर्चा में कहा था, शायद आपने सुना हो, जब मैंने कहा कि जापान के नोमुरा बैंक है, कई दुनिया के ऐसे बड़े जो बैंक है जो ब्रिटेन को अपना मुख्यालय बनाए हुए हैं या कई वहां पर उनके ऑफिस यूरोप के खोले हुए हैं, अब भारत वो केंद्र हो रहा है। आपको याद है अहमदाबाद, वहां पर भी एक बाकायदा ऐसा शहर विकसित कर दिया है जिससे आप आइए टैक्स भी नहीं लगेगा दुबई की तरह से। तो ऐसी जो कंपनियां आ रही हैं उसका फायदा इन्वेस्टमेंट के लिए एलन मस्क के साथ साथ भारत को मिलेगा। एलन मस्क को भी कहने को होगा ठीक है मैं चलता हूं भारत, जैसे हम नहीं कहते हैं चीन की कंपनियां भारत आ रही हैं, तो एलन मस्क आएंगे तो उनके साथ और 10 कंपनियां भी आएंगी। टाटा के साथ अभी राफेल का समझौता, पहले लोग चिल्लाते थे राहुल गांधी कहते राफेल, अरे राफेल अब यहाँ पर उसका बॉडी यहाँ बनेगी टाटा के साथ समझौता करके, चाहे वो कितना ही हम बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हों, दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे राफेल। इसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि एलन मस्क की सुविधा से वहां पर भी, और अभी तक एक अंतिम पॉइंट देखिए, एनआरआई को प्रधान एलन मस्क से पहले मोदी जी पिछली बार कह के आए थे अगली बार
ट्रम्प सरकार, उसको बड़ा लोगों ने बुरा माना क्योंकि बाद में वो नहीं आए थे, बाइडेन आ गए तब भी, लेकिन हमने उस दोस्ती को जारी रखा। ट्रम्प बदलते रहते हैं, बाइडेन बदलते हैं, ओबामा नीति, वो अपने हितों को देखते हैं, हम अपने हित को देखते हैं, लेकिन हमें लगा था चलिए आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो भारतीयों का वोट, आज भी याद रखिए इसका एक और संकेत है, एलन मस्क यहाँ आ रहे हैं तो क्या भारतीयों को, जो छात्रों को हार्वर्ड में बंद कर रहे हैं, दूसरी जगह बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको नहीं आएंगे या नहीं आने देंगे, जिस तरह की रोक लगा रहे हैं, तो हमारा जो टैलेंट है जो बाहर है वो भी भारत में पैसे के साथ आ सकता है, ये संकेत भी दिया गया है। तो भारत अब वो स्थिति में नहीं है कि आप टकोरा लेके जाते थे, कहते थे हमको वो लाल गेहूं दे दीजिए, मैं जाके लाइन में लाल गेहूं लेने जाता था, आज वो नहीं है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, संचार का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सैटेलाइट लोगों को दे रहे हैं, हम हथियार दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यूपी में डिफेंस का हो रहा है, एलन मस्क हो सकता है डिफेंस की फैक्ट्री में और पैसा 10 अरब लगा देगा। ऐसी स्थिति में ये दरवाजे खिड़कियां, हाँ सिक्योरिटी कंसर्न जो आपने कहा वो तो सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, वो भारत की कंपनी हो, उसमें यदि कोई गलत इन्वेस्टमेंट चाइनीज आ रहा है, मैं ऐसे जानता हूं जिसको भारत सरकार ने रोक दिया, छत्तीसगढ़ की कंपनी थी, चाइना के साथ कुछ चल रहा था उनका, लेकिन बिल्कुल जब से लगा कि चाइना हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है, उनका सारा सब उनका बिजनेस को रोक दिया गया। तो ऐसी स्थिति में भारत ये नहीं कहेगा कि आप कोई ऐसा उसका दुरुपयोग हो सके, और प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगिता लोग ये नहीं कहेंगे ना कि आपने तो देखिए ये जियो तो अंबानी की कंपनी है, अब अडानी यदि मान लो एलन मस्क के बजाय अडानी कंपनी देते तो लोग कहते हैं अडानी को दे दिया। अब तो भाई दुनिया के लिए दरवाजे खुले हैं, अमेरिका के साथ नहीं, जिसके साथ भी हो। चाइना के कई लाइसेंस अभी क्लियर हो रहे हैं दूसरी कई कंपनियों के लिए, नॉट इन दिस संचार। तो इसलिए कि भाई ठीक है आप पैसा लगाइए, यदि वहां भी कंपनी थी यहाँ आकर के लगाना चाहते हैं, हाँ सिक्योरिटी का क्लियरेंस सबके लिए वही है जो विदेशी कंपनियों के लिए है।